हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल नॉलेज नगेट्स। इस वीडियो में मैं आपके साथ क्लास 10th के साइंस का चैप्टर 1 जो है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, उसकी पीडीएफ मैं आपको शेयर करने वाला हूं। इसकी पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से इसे इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इसमें जो पहला पॉइंट है वो है कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की डेफिनेशन। केमिकल रिएक्शन की जो डेफिनेशन होती है वो है व्हेन नेचर एंड आइडेंटिटी ऑफ इनिशियल सब्सटेंसेस चेंज इट इज़ कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन। जब कभी भी आइडेंटिटी या फिर नेचर किसी सब्सटेंस का चेंज हो जाता है और उससे बनकर कोई प्रोडक्ट बनता है तो उसे हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। वी कैन डिटरमाइन वेदर अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस और नॉट इफ इट अंडरगोज। हम ये पता कर सकते हैं कि किसी सब्सटेंस ने केमिकल रिएक्शन अंडरगो किया है इन चारों पॉइंट से: चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस एंड चेंज इन टेम्परेचर। अगर ये चारों चीज़ें हैं उसमें, यानी कि अगर उसमें चेंज इन स्टेट हुआ है या फिर उसमें उसका कलर चेंज हो गया है या फिर उसमें से कोई गैस निकल रही है या फिर उसका टेम्परेचर अप या डाउन हो गया है, तो इसका मतलब आप समझ लीजिए उसमें ज़रूर कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है। अब आती है हम केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन पे। केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन होती है द इक्वेशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड अ केमिकल इक्वेशन। जब कभी भी हम एक केमिकल रिएक्शन को एक इक्वेशन का फॉर्म दे देते हैं तो उसे हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएं, हम आपको पता ही होगा कि जब कभी भी हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं किसी सब्सटेंस को तो हमें पहले उसे हीट करना पड़ता है। उसे हम जैसे ही हीट करते हैं तो उसका रिएक्शन हो जाता है O2 के साथ। O2 होती है ऑक्सीजन। तो इसका एग्जांपल ये है कि Mg + O2 गिव्स अस MgO। Mg होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये होता है एक प्रोडक्ट। तो ये एक इक्वेशन हो गई जिस इक्वेशन में जो मैग्नीशियम है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगली बात आती है बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस की। हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं, हम क्यों करते हैं केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस, केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड होती है क्या ये बैलेंस केमिकल इक्वेशंस, इनके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, इस पार्ट में। इसमें पहली चीज़ है कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता है कि ये हमारा एक लॉ है केमिस्ट्री में। इसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये स्टेट करता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में इनिशियल और आफ्टर, यानी कि उसके पहले और उसके बाद में जो सब्सटेंस है उसका मास जो सेम रहेगा, वो कंजर्व्ड रहेगा। कभी भी वो डिस्ट्रॉय या फिर क्रिएट नहीं होगा। मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। ये जो चीज़ है ये ट्रू है। ये ट्रू कैसे है? क्योंकि इसके साथ इसको सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे प्रूफ्स हैं हमारे पास केमिस्ट्री में। हम जब कभी भी देखते हैं रिएक्शन के पहले या उसके बाद, हम देखते हैं कि उनका मास चेक करते हैं दोनों का, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का, तो हम देखते हैं कि हमेशा वो सेम रहते हैं। लेकिन आप ये देख सकते हैं यहाँ पे कि जो O2 है, यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में है ये O2, यानी कि O के 2 एटम्स है, और ये प्रोडक्ट साइड में है O का एक ही एटम। तो ये कैसे हुआ? ये तो एक तरह से डिस्ट्रक्शन ऑफ मास हो गया। जैसे कि पहले यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 एटम्स थे, लेकिन यहाँ पे आगे ऑक्सीजन का एक एटम बच गया, तो दूसरा एटम क्या डिस्ट्रॉय हो गया? देखिए दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं आपको इसके बारे में डिटेल में समझाता हूँ। उससे पहले आप एक एटम के जरिए एक इमेजिन कर लीजिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, ये एक एटम है Mg। ये Mg का एटम है और इसको हम रिएक्ट करवाएंगे O2 के साथ। O2 होता है हमारा ऑक्सीजन, और ये जैसे ही ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा ये एक अपने प्रोडक्ट्स बनाएगा। उसके प्रोडक्ट्स कौन से होंगे? ये वो होंगे MgO। पहले हम इनसे देखते हैं कि ये इनके साथ रिएक्ट कैसे करता है। जो मैग्नीशियम होता है उसके आउटर शेल में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, और जो ऑक्सीजन होता है उसकी भी आउटर शेल में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी। यानी कि अगर मैग्नीशियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन को दे दें तो वो दोनों स्टेबल हो जाएंगे और वो दोनों अपने आप को अटैक कर लेंगे और उनका एक बॉन्ड बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे है कि सिर्फ एक ही Mg प्रेजेंट है एक रिएक्शन में, लेकिन यहाँ पे 2 ऑक्सीजन के एटम्स हैं।
तो अब हो गया क्या कि जो Mg होगा वो अपने दूसरे Mg एटम को बुलाएगा और वो जो दूसरा Mg का एटम है वो अपने दूसरे ऑक्सीजन के एटम के साथ बॉन्ड बनाएगा और वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स इसको दे देगा और ये जो वाला एटम है ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स दे देगा इस ऑक्सीजन वाले एटम को। तो आप यहाँ पे देखिए कि ये जो O2 है, ये जो Mg अकेला है ये अकेला O2 के साथ रिएक्ट नहीं करता। जो ये Mg है ये सिर्फ ऑक्सीजन के एक एटम के साथ रिएक्ट करता है और ये जो दूसरा Mg है ये दूसरे एटम के साथ रिएक्ट करता है। जैसे कि आप इक्वेशन में देख पा रहे हो कि जो Mg है उसमें साफ साफ लिखा हो कि Mg प्लस O2। इसका मतलब कि Mg रिएक्ट कर रहा है O के 2 एटम्स के साथ। ऐसा बिल्कुल नहीं है, Mg सिर्फ रिएक्ट कर रहा है अपने एक एटम के साथ, एक ऑक्सीजन के एटम के साथ, और वो अपने दूसरे Mg का एटम है वो दूसरे ऑक्सीजन के एटम के साथ रिएक्ट कर जाता है। तो ऐसा आप फिर सोचेंगे कि ऐसा कोई डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ है। आप यहाँ पे देखिए MgO, अब MgO बनेगा, ये देखो यहाँ पे मैग्नीशियम और O का बॉन्ड बन जाएगा, MgO बनेगा। यहाँ पे जो इन तीनों से बनेंगे 2 बॉन्ड्स ऑफ MgO, यानी कि एक ये बॉन्ड और एक ये बॉन्ड। तो आप यहाँ पे देखिए कि कोई भी डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ है। दो एटम्स दोनों तरफ हैं और 2 Mg के एटम्स वहीं हैं, 2 वहीं हैं। तो यानी कि ना कोई डिस्ट्रक्शन हुआ है और ना कोई क्रिएशन हुआ है मास का। तो यहाँ पे जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो भी हमारा ट्रू हो गया है। तो जैसे कि इसी वजह से होता है कि बैलेंसिंग करनी पड़ती है हमें इक्वेशंस की। ये जो हम जब भी बैलेंस करते हैं इक्वेशंस को, तो हम जब बैलेंस करते हैं उनके जो ये नीचे वाले आप देख पा रहे हो ना, ये नीचे वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके साथ हम इनको कंसिडर करके हम बैलेंसिंग करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे Mg के कितने एटम्स हैं, यहाँ पे 1 और 2 एटम्स है यहाँ पे Mg के, तो यहाँ पे हम Mg के सामने लगा देंगे 2। और यहाँ पे ऑक्सीजन के भी 2 एटम्स है, ऑक्सीजन के साथ 2 लगा हुआ है, तो इसके साथ हम कुछ भी नहीं करेंगे। यहाँ पे Mg जो है वो भी 2 है, एक ये MgO और एक ये MgO, तो यहाँ पे हम MgO के सामने भी एक 2 लगा देंगे। कहने का मतलब है कि हम बैलेंसिंग जो करते हैं वो हम इसलिए करते हैं ताकि वो देखने में इक्वेशन सही लगे, वो ऐसा ना लगे कि वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। तो हम इसलिए करते हैं ताकि वो देखने में अच्छी लगे। तरीके से हम इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं और आपको अब पता चल गया हो कि हम इक्वेशंस को बैलेंस क्यों करते हैं। ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है ये उसकी नौटंकी है, उसी की वजह से हम बैलेंसिंग करनी पड़ती है। अगर दोनों O के एटम्स के में कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होता तो हमें बैलेंसिंग करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। एक Mg एक O के साथ रिएक्ट करके MgO बना लेता। तो यहाँ पे जो ये सभी नौटंकी ये कोवेलेंट बॉन्ड की है। अगर इस दुनिया में कोवेलेंट बॉन्ड होता ही नहीं तो हमें बैलेंसिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड है तो इसलिए हमें बैलेंसिंग करनी भी पड़ेगी। तो हम बैलेंसिंग के स्टेप्स देख लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले पेज पे से समझाया था कि Mg के हम सामने 2 लगाएंगे और MgO के सामने भी 2 लगाएंगे, फिर ये इक्वेशंस बैलेंस कहलाएगी। जैसे यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में Mg के 2 एटम्स हैं और प्रोडक्ट साइड में भी Mg के 2 एटम्स हैं। रिएक्टेंट साइड में O के 2 एटम्स हैं और प्रोडक्ट साइड में भी O के 2 एटम्स हैं। अब हम देखेंगे स्टेप्स इन्वॉल्व इन बैलेंसिंग। यहाँ पे हम देखेंगे जो पहला स्टेप है वो है सी द नंबर ऑफ एटम्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ ऑल कंपाउंड्स। हमें पहले अपनी नज़र को घुमाना होगा कि दोनों प्रोडक्ट साइड और रिएक्टेंट साइड दोनों साइड कितने कितने एटम्स प्रेजेंट है कंपाउंड्स में। जैसे फॉर एग्जांपल पहले हम देखें, पहला जो हमारी इक्वेशन थी उसमें Mg के यहाँ पे सिर्फ एक एटम था, लेकिन दूसरी साइड Mg का भी एक एटम था, लेकिन अब रिएक्टेंट साइड में देखें कि O का 2 एटम्स थे और यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में O का सिर्फ एक ही एटम था। सो पहले हमें देखना है कि सभी के एटम्स सेम है या नहीं। अगर सेम नहीं है तो हमें उसे बैलेंस करना पड़ेगा। तो हम दूसरा पॉइंट देखें। दूसरा पॉइंट है कि सी द कंपाउंड विच हैव द मोस्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड नोट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द एलिमेंट विच हैव मोस्ट नंबर ऑफ एटम्स। ये ऐसा आपको ज़रूरी नहीं है कि आप यही करो, लेकिन ये सही माना जाता है। अगर आप इस स्टेप को फॉलो करें तो आप आसानी से बैलेंस कर पाओगे। अगर आप ये स्टेप फॉलो ना भी करें तो भी आप कर लोगे किसी न किसी तरह, लेकिन ये ऐसा करने से आसान रहता है। ऐसा मैं बता देता हूँ ऐसा क्या होता है इसमें। हम हमारी पहली वाली इक्वेशन में चले जाते हैं। हमारी पहली इक्वेशन थी ये Mg प्लस O2 गिव्स अस MgO। हम इसमें एक ऐसे कंपाउंड को देखेंगे जिसमें सबसे ज़्यादा एलिमेंट्स हैं।
तो अगर हम हमारी नज़रें घुमाएं तो यहाँ पे हम देखेंगे कि MgO जो है उसमें सबसे ज़्यादा एलिमेंट्स है, क्योंकि इसमें 2 एलिमेंट्स है इस कंपाउंड में, लेकिन बाकी दो में सिर्फ एक एक एलिमेंट है। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, इसमें भी देखना पड़ेगा कि MgO में भी कौन सा जो एलिमेंट है जिसकी सबसे ज़्यादा जो एटम्स हैं। इसमें दोनों के सेम एटम्स है जो कि 1 1, तो हम कोई सा भी बैलेंस कर सकते हैं। तो पहले हम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा कंपाउंड कौन सा है जिसमें सबसे ज़्यादा एलिमेंट्स हैं, फिर हम देखेंगे वो ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसमें सबसे ज़्यादा एटम्स हैं। ये था हमारा सेकंड स्टेप। अब हम बढ़ते हैं थर्ड स्टेप की ओर, बैलेंस ऑल द अदर एलिमेंट इन द सेम मैनर। तो पहले तो हमें बैलेंस करना पड़ेगा इन्हें। बैलेंस कैसे करेंगे, यहाँ पे जैसे कि हम देखेंगे कि जो Mg है वो एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी सबसे ज़्यादा एक ऐसे कंपाउंड में है जिसके सबसे ज़्यादा एलिमेंट्स हैं। तो पहले हम देखेंगे Mg के यहाँ पे 1 है प्रोडक्ट साइड में, और रिएक्टेंट साइड में भी Mg का आइटम 1 है। फिर हम देखेंगे O जो है उसके भी यहाँ पे 1 है, लेकिन यहाँ पे 2 है। तो हम क्या करेंगे, इसके सामने लगा देंगे 2, MgO के सामने लगा देंगे एक 2। फिर हम देखेंगे जो Mg है वो भी 2 हो गया है, तो हम इस Mg के सामने भी लगा देंगे 2। इसी तरीके से हम बैलेंस कर लेंगे हमारी इक्वेशन, और फिर हमारी बैलेंस इक्वेशन क्या बनेगी, 2Mg + O2 गिव्स अस 2MgO। फिर हमारा था थर्ड स्टेप था कि राइट सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट इन ब्रैकेट्स। हमें सिंबल्स लिखने होंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल Mg के नीचे हम लिख देंगे ब्रैकेट में S का मतलब सॉलिड, और O2 के नीचे ब्रैकेट में लिख देंगे हम G का मतलब गैस, और MgO के नीचे लिख देंगे हम S, क्योंकि MgO होता है वो भी एक सॉलिड होता है। ओके, फिर हम देखेंगे जो हमारी फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन है उसको हमने बैलेंस करा है एक एग्जांपल के तौर पे। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन बनेगी वो होगी 6CO2 + 12H2O इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट गिव्स अस C6H12O6 + 6O2 + 6H2O। काफ़ी लंबी इक्वेशन है ये, लेकिन अगर आप इसे याद करो तो आप आसानी से याद कर लोगे। ये हमने बैलेंस किया है, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं मे बी NCERT से या फिर और किसी टेक्स्ट बुक से बैलेंसिंग की। फिर हम बढ़ते हैं हमारे अगले पार्ट की ओर। अगला पार्ट है हमारा कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, काफ़ी बड़ा पार्ट भी है। यहाँ पे हम देखेंगे कि अलग अलग टाइप के केमिकल रिएक्शंस, यहाँ पे बेसिकली 4 टाइप के केमिकल रिएक्शंस है। इसमें जो पहला टाइप का केमिकल रिएक्शन है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आपको नाम से पता लग रहा है कि कॉम्बिनेशन मतलब कि कंबाइन करना, किसी दो चीज़ों को कंबाइन करके एक चीज़ बनाना, इसी को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। काफ़ी सबसे ज़्यादा आसान जो केमिकल रिएक्शन है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसका जो बेसिक इक्वेशन है वो होगी A + B गिव्स अस AB। यानी कि ये AB कोई वो नहीं एलिमेंट्स नहीं है, लेकिन ये आपको मैंने समझाने के लिए लिखे हैं। यानी कि जैसे ही हम A और B को मिलाएंगे तो वो बन जाएगा AB, उनके बीच में बॉन्ड बन जाएगा। इसी टाइप की होती है केमिकल रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे हमने लिया है, अगर हम H2 और O2 गैस को कंबाइन करें तो बनेगा H2O, यानी कि वो हमारा वाटर। इसके सामने मैंने सिंबल्स और फिजिकल स्टेट भी लगा दिए हैं। तो यहाँ पे एक काफ़ी अच्छा एग्जांपल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, H2 + O2। H2 और जैसे ही O2 कंबाइन करते हैं वो बनता है H2O, वो होता है वाटर। यहाँ पे हम बढ़ते हैं सेकंड रिएक्शन के ऊपर। सेकंड रिएक्शन है हमारा डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसकी जो बेसिक इक्वेशन है वो होगी AB गिव्स अस A + B, यानी कि डीकम्पोज कर देना हम किसी चीज़ को। डीकम्पोज का मतलब होना है ब्रेक डाउन कर देना। यहाँ पे ये जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का बिल्कुल उल्टा है। यहाँ पे हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या करते हैं, एक जो कंपाउंड होता है उसे उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स में ब्रेक डाउन कर देते हैं। डीकम्पोज का जैसे आपको मतलब पता ही होगा, उसका मतलब होता है ब्रेक डाउन, और उसी का भी यहाँ पे डीकम्पोजिशन रिएक्शन का भी मतलब होता है ब्रेक डाउन रिएक्शन। यानी कि हमें दो चीज़ों को ब्रेक डाउन कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल H2O जो होता है, अगर उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी पास कर दें यानी कि उसका इलेक्ट्रोलिसिस कर दें तो वहाँ पे वो बन जाएगा H2 + O2, यानी कि उसकी कॉन्स्टिट्यूएंट गैसेस में वो कन्वर्ट हो जाएगा H2 और O2। ये आप इलेक्ट्रोलिसिस में पहले ही पढ़ चुके हो अपने 8th स्टैंडर्ड में, ये कैसे होता है, H2 और O2 कैसे बनते हैं। ये जो H2 और O2 होते हैं इनमें से एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है। जैसे कि H2 पॉजिटिव और O2 नेगेटिव होता है। ये जो पॉजिटिव होता है वो नेगेटिव टर्मिनल के साथ अट्रैक्ट हो जाता है, और जो माइनस होता है ये प्लस के टर्मिनल के साथ अट्रैक्ट हो जाता है, और अपने अपने टर्मिनल से गैसेस निकल जाती हैं। ये होता है हमारा डीकम्पोजिशन रिएक्शन।
इसमें हम एक और एग्जांपल देखेंगे। एक और एग्जांपल है वो AgCl। AgCl मतलब कि ये होता है हमारा सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड को अगर हम सनलाइट में रख दें तो वो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स जो है Ag+Cl उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। Ag हमारा जो सिल्वर है उसमें वो उसका कॉन्स्टिट्यूएंट आ जाएगा और साथ में क्लोरीन गैस भी निकल जाएगी उसमें से। ये काफ़ी अच्छा एग्जांपल है H2O वाला डीकम्पोजिंग रिएक्शन का। अगर आप देखें ध्यान से, जो ये H2O वाला एग्जांपल है ये बिल्कुल उल्टा है जो हमारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन में था। फिर हमारा थर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके बारे में भी हम 8th स्टैंडर्ड में पहले पढ़ चुके हैं, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं इसे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जैसे आपको नाम से पता लगा डिस्प्लेस, यानी कि जब कोई एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है ज़्यादा रिएक्टिव होने के कारण, तो वो बन जाता है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल इसकी बेसिक इक्वेशन है A+BC गिव्स अस AC+B। इसमें कंडीशन भी है, इफ़ A इज़ मोर रिएक्टिव देन B। अगर A B से ज़्यादा रिएक्टिव है, यानी कि उससे ज़्यादा रिएक्ट करने की कोशिश करता है, तो होगा ये। क्योंकि जो A है जो वो B से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो जो वो A है वो B की जगह ले लेगा और वो बन जाएगा AC+B। B बेचारा अकेला रह जाएगा। यहाँ पे एक एग्जांपल भी है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। Fe+CuSO4। Fe होता है आयरन, CuSO4 होता है कॉपर सल्फेट। जैसे ही हम इन दोनों को रिएक्ट करवाते हैं Fe एज इट इज़ मोर रिएक्टिव देन Cu, तो वो कन्वर्ट हो जाता है FeSO4 और Cu में। Cu अकेला रह जाता है और FeSO4 के साथ निकल पड़ता है। एक और हमारे पास एग्जांपल है उसका, वो है Zn+CuSO4। CuSO4 हमने पहले बताया ये होता है कॉपर सल्फेट और Zn होता है जिंक। जैसे हम इन दोनों को रिएक्ट करवाएंगे, जो जिंक होता है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो वो बन जाएगा ZnSO4 यानी कि जिंक सल्फेट और कॉपर में। बढ़ते हैं हम हमारी अगले रिएक्शन की तरफ। हमारा अगला रिएक्शन है वो है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ही पार्ट है। इसमें जो दोनों एलिमेंट्स है वो अपनी अपनी डिस्प्लेस कर देते हैं जगह। पहले वाले जो रिएक्शन था उसमें एक ही एलिमेंट की जगह डिस्प्लेस हो रही थी, लेकिन इसमें दोनों ही अपनी अपनी जगह डिस्प्लेस कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर A B से ज़्यादा रिएक्टिव है तो क्या होगा, ए सी से ज़्यादा रिएक्टिव है तो वो बन जाएगा AD। ए को वो सी को अपनी जगह से डिस्प्लेस कर देगा तो वो बन जाएगा AD। ठीक है, फिर D अकेला रह जाएगा और B भी अकेला रह जाएगा, फिर वो अपने साथ वो भी बॉन्ड बना लेंगे। यानी कि अगर इन दोनों को हम रिएक्ट करवाएं तो वो बन जाएगा AC+BD। यानी कि वो जो है बिल्कुल उल्टा पड़ जाएगा। ए के साथ पहले B था, अब हो जाएगा सी के साथ पहले D था, अब हो जाएगा A। यानी कि बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे हम देखें कि Na2SO4 + BaCl2। Na2SO4 होता है हमारा सोडियम सल्फेट और BaCl2 होता है हमारा बेरियम क्लोराइड। अगर इन दोनों को रिएक्ट करवाएं तो वो बनेगा BaSO4 + NaCl। NaCl आपको पता ही होगा, NaCl होता है हमारा कॉमन सॉल्ट। तो ये था हमारा काफ़ी अच्छा एग्जांपल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। जो Na सबसे बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ये Ba को अपनी जगह से डिस्प्लेस कर देगा, फिर बन जाएगा NaCl। और फिर जो Ba होता है वो अकेला रह जाता है, SO4 भी अकेला रह जाता है, फिर वो अपने आपस में बना लेते हैं हमारा एक बॉन्ड। फिर हमारा आखिरी और काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। इसको हम प्यार से रिडॉक्स रिएक्शन भी बोल देते हैं। इसकी जो बेसिक फॉर्म है वो है AO। O मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन है, लेकिन A और B का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। AO+B इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे एक एरो आना चाहिए था, इज इक्वल टू का हम साइन यूज़ नहीं करते, BO+A। यानी कि इसमें ये बेसिकली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ही टाइप है। यहाँ पे बस ऑक्सीजन आ जाती है और और एलिमेंट्स को हटा के यहाँ पे ऑक्सीजन आ जाती है। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो वो होगा, इसका एक अच्छा सा एग्जांपल वो है कि CuO यानी कि कॉपर ऑक्साइड + H2 मतलब कि हाइड्रोजन गैस। अगर हम इन दोनों को रिएक्ट करवाएं, हीट इनको देनी पड़ेगी, ये कंडीशन है, तो वो बन जाएगा Cu + H2O। यानी कि इसके साथ जो O होगा वो H2O के साथ निकल जाएगा। ये हमारा रिडॉक्स रिएक्शन का काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है। ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं लग रहा आपको? HCU से ज़्यादा रिएक्टिव था, इसलिए उसने Cu को अपनी जगह से हटा दिया और H2O के बॉन्ड बना लिया। इसलिए मैंने आपको पहले बताया था कि जो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ही टाइप है। यहाँ पे देखेंगे अब ZnO+C। Zn से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए वो Zn को अपनी जगह से हटा देगा, फिर वो बन जाएगा CO + Zn।
CO आपको पता ही होगा, CO होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और Zn होता है हमारा जिंक। ये था हमारे रिडॉक्स रिएक्शन का। इसके बारे में हमें काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे हमारे क्लास 11th में। यहाँ पे हमारा जो इसका इम्पोर्टेंट पार्ट बच गया रिडॉक्स रिएक्शन का। जब कभी भी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिडक्शन ऑफ हाइड्रोजन होती है, तब होता है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यानी कि अगर ऑक्सीजन का एडिशन हो या फिर रिडक्शन हो हाइड्रोजन का, तो वो होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और जब कभी भी रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन हो, यानी कि जब कभी भी ऑक्सीजन को रिड्यूस किया जाए या फिर हाइड्रोजन को ऐड किया जाए, तो वो बन जाएगा रिडक्शन रिएक्शन। बढ़ते हैं हमारे अगले पॉइंट की तरफ, वो है हमारा इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। इसके बेसिकली हमारे NCERT में 2 इफ़ेक्ट्स दिए हैं। पहला इफ़ेक्ट है यहाँ पे कोरोजन और दूसरा है रेंसिडिटी। इन दोनों के बारे में हम काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। ये हमारा लास्ट पार्ट है इस PDF का। यहाँ पे मैं इसे पढ़ता हूँ एक बार। When a metal is attacked by moisture, acids, etc. around it and weakens strength। जब कभी भी कोई मेटल उसके ऊपर अटैक किया जाता है मॉइस्चर या फिर एसिड से, तो वो अपनी स्ट्रेंथ खो बैठता है और वो हो जाता है कोरोजन का अच्छा एग्जांपल। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड कोरोजन। यहाँ पे बेसिकली ये एक अटैक होता है मॉइस्चर और एसिड से। यानी जब कभी भी एसिड पड़ जाता है किसी भी मेटल पे या फिर वो मॉइस्चर के साथ कांटेक्ट में आ जाता है या फिर और कोई चीज़, तो उसे हम बोलते हैं कोरोजन। जैसे कि आपको आयरन के ऊपर आपने देखा होगा रेड कलर की कोटिंग होती है, कॉपर के ऊपर ग्रीन और सिल्वर के ऊपर ब्लैक कलर की कोटिंग होती है। इसे हम रस्टिंग भी बोल देते हैं प्यार से। ये तीनों काफ़ी अच्छे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन। यहाँ पे आखिरी पॉइंट है हमारा रेंसिडिटी। रेंसिडिटी आपको पता ही होगा, जब कभी भी कोई भी ऑयली फूड सड़ जाता है, उसमें स्मेल आने लगती है या फिर उसका टेस्ट चेंज हो जाता है, तो वो उसे हम बोलते हैं रेंसिडिटी उस प्रोसेस को। Oily food gets smelly and taste bad when left for some days. Oxidation of fats and oil cause this. The process is called rancidity। जब कभी भी ऑयल की रेंसिडिटी हो जाती है, यानी कि ऑयल जो होता है उसमें ऑक्सीजन घुस जाती है या फिर ऑक्सीजन उसके साथ रिएक्ट कर लेती है, तो उसे हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स और उसे हम बोलते हैं रेंसिडिटी। जो चिप्स होते हैं आपको पता ही होगा, जो चिप्स ऑयल से बनाए जाते हैं, उनको अगर हम ऑक्सीडेशन से प्रिवेंट करना है, तो हम उसे प्रिवेंट करते हैं नाइट्रोजन गैस को उसमें फिल करने से। आपको पता ही होगा, जैसे चिप्स के पैकेट होते हैं वो काफ़ी फूले फूले होते हैं, उनमें बेसिकली नाइट्रोजन जो गैस होती है वो फिल की जाती है ताकि वो ऑक्सीडेशन ना हो। ये था हमारा इस चैप्टर का लास्ट पार्ट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय।